मेरी परदादी ने 1947 में एक यक्षिणी को मारा था और आज तक हमारे परिवार की हर तीसरी पीढ़ी की पहली संतान उसकी भेंट चढ़ जाती है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और वो तीसरी पीढ़ी की पहली संतान है। दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले आपसे एक विनती है। अगर आप अकेले हैं तो लाइट जला लें, क्योंकि आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मेरे अपने परिवार का वो डरावना सच है जिससे हम 3 पीढ़ियों से लड़ रहे हैं। सब कुछ शुरू हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब मेरी परदादी माया देवी सिर्फ 25 साल की थीं। वो उस वक्त गांव के जंगल में लकड़ियां बीन रही थीं जब उन्होंने एक अजीब सी औरत देखी। लंबे काले बाल, लाल साड़ी और आंखें जिनमें आग सी धधक रही थी। वो औरत एक पेड़ के नीचे बैठी कुछ खा रही थी और उसके हाथों में कोई जानवर का खून लगा हुआ था। मेरी परदादी समझ गईं कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। उन्होंने देखा कि वो औरत असल में एक यक्षिणी है जो जानवरों का खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही है। डर के मारे मेरी परदादी ने अपने पास रखा लोहे का दांत उसकी तरफ फेंका और वो दांत सीधा यक्षिणी की छाती में जा लगा। यक्षिणी चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। मरते वक्त उसने मेरी परदादी को श्राप दिया, तुमने मुझे मारा है, इसलिए तुम्हारी हर तीसरी पीढ़ी की पहली संतान मेरी भेंट चढ़ेगी। तुम्हारा खून, तुम्हारी नस्ल हमेशा मेरी भूख शांत करेगी। उस दिन के बाद से हमारे परिवार में एक अजीब सी परंपरा शुरू हो गई। 1977 में जब मेरी दादी की पहली संतान यानी मेरे चाचा का जन्म हुआ, वो सिर्फ 7 साल के थे जब एक रात अचानक गायब हो गए। उन्हें अगले दिन जंगल में मृत पाया गया। उनकी आंखें निकली हुई थीं और शरीर में एक भी बूंद खून नहीं था। पुलिस ने कहा जानवरों का हमला, डॉक्टर ने कहा अनजान बीमारी, लेकिन हम जानते थे कि यह यक्षिणी का श्राप था। फिर आया 2007, मेरी बहन का जन्म। वह हमारे परिवार की अगली तीसरी पीढ़ी की पहली संतान थी। मेरे पिता ने हर संभव कोशिश की, तांत्रिक बुलाए, पूजा पाठ कराया, यहां तक कि घर छोड़कर शहर आ गए, लेकिन 7 साल की उम्र में वो भी एक रात गायब हो गई। मुझे आज भी याद है वो रात, 15 अगस्त 2014। मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो बार बार कह रही थी कि वो आंटी मुझे बुला रही है, वो लाल कपड़े वाली आंटी। हमने उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन रास्ते में ही कार अचानक रुक गई और फिर वो गायब हो गई, सचमुच हमारी आंखों के सामने से। अगले दिन उसे भी उसी जंगल में मिला, उसी हालत में, आंखें खुली हुई, शरीर में खून नहीं और चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान। और अब आज का दिन, 15 अगस्त 2024। मेरी बेटी प्रिया आज 7 साल की हो गई है। वो हमारे परिवार की अगली तीसरी पीढ़ी की पहली संतान है। आज सुबह से वो बार बार कह रही है, पापा एक सुंदर सी आंटी मुझे खिलौने देगी। मैंने घर के हर कोने में कैमरे लगा दिए हैं, हर दरवाजे खिड़की पर लोहे की कीलें ठोक दी हैं। पूजा पाठ का सामान तैयार है, लेकिन मुझे पता है यक्षिणी आएगी। वो हमेशा आती है। कल रात मैंने सपना देखा, वो लाल साड़ी पहने खड़ी थी और कह रही थी, तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बेटी की बारी है। दोस्तों, जब आप ये सुन रहे होंगे तब शायद मैं अपनी बेटी को बचाने की जंग लड़ रहा हूंगा। अगर कल से मैं ऑनलाइन ना दिखूं तो समझ जाना यक्षिणी ने एक और शिकार पाल लिया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आज मैंने एक राज जान लिया है। मेरी परदादी की डायरी में लिखा है कि यक्षिणी को हराने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है, ओ गॉड, प्रिया, प्रिया कहां गई? ये क्या, कैमरे बंद हो गए, सारे लाइट, अरे नहीं, वो यहां है दरवाजे पर। प्रिया, नहीं, छोड़ो मेरी बेटी को, हट जाओ, हट जाओ। दोस्तों माफ करना, प्रिया वो अब नहीं रही, लेकिन मैंने वो तरीका जान लिया है। अगली तीसरी पीढ़ी यानी 2061 में मैं तैयार रहूंगा और इस बार मैं जीतूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि यक्षिणी को कैसे हराना है।
कहानी जारी रखते हुए, लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। प्रिया के कमरे में मुझे एक पुरानी डायरी मिली, मेरी परदादी की डायरी जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। और उसमें लिखा था वो भयानक सच जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यक्षिणी को हराने का एक ही तरीका है, तुम्हें खुद को बलिदान करना होगा। तुम्हें उसी जंगल में जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, और तुम्हें वहां अपना खून देना होगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें जिंदा रहते हुए अपना खून देना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर अचानक मुझे याद आया, मेरी दादी ने एक बार मुझे बताया था कि यक्षिणी सिर्फ मासूम बच्चों का खून नहीं पीती, वो उन लोगों का खून भी पी सकती है जो खुद को उसे समर्पित कर देते हैं। और फिर मैंने फैसला किया, मैं उस जंगल में जाऊंगा, मैं यक्षिणी को अपना खून दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये कर पाता, एक और हैरान कर देने वाली घटना हुई। रात के करीब 2 बजे जब मैं प्रिया के शव के पास बैठा रो रहा था, तभी अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर आई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही दादी थी, जो पिछले 5 साल से कोमा में थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और वो बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, ये यक्षिणी नहीं है, ये हमारे परिवार की रक्षक है। तुम्हारी परदादी ने जिसे मारा था वो कोई यक्षिणी नहीं बल्कि एक राक्षस था। असली यक्षिणी तो हमारे परिवार की रक्षा करती आई है। मैं हैरान रह गया, ये क्या बात हो रही थी? क्या सचमुच हम गलतफहमी का शिकार हो रहे थे? दादी ने आगे बताया, हर 30 साल में एक राक्षस जन्म लेता है हमारे परिवार में, और यक्षिणी उसे रोकती है। तुम्हारा चाचा, तुम्हारी बहन और अब प्रिया, वो सब राक्षस थे। यक्षिणी ने उन्हें मारकर दुनिया को बचाया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी थी। जब मैंने दादी की आंखों में गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ, ये मेरी दादी नहीं थी, ये वो यक्षिणी थी जो मेरी दादी के शरीर में घुस गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही समझ रहे हो, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूं, मैं वही यक्षिणी हूं जिसे तुम सालों से कोस रहे हो, और अब तुम्हारी बारी है, तुम अगले राक्षस हो। मैं पीछे हटने लगा। क्या सचमुच मैं कोई राक्षस था? क्या मेरी बेटी को मैंने ही मारा था? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। तभी अचानक मेरी पत्नी कमरे में दौड़ी आई। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो चिल्लाई, रुको, ये सब झूठ है, मैंने सच्चाई ढूंढ निकाली है। उसने मुझे वो किताब दिखाई जो हमारे परिवार की सदियों पुरानी हिस्ट्री बता रही थी, और उसमें लिखा था वो भयानक सच जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मेरी पत्नी ने वो पुरानी किताब मेरे हाथ में दी तो मैंने पहला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, यक्षिणी नहीं, वो हमारी कुल देवी हैं। मैं हैरान रह गया। किताब के अनुसार सैकड़ों साल पहले हमारे परिवार ने एक यक्षिणी की जान बचाई थी। बदले में उस यक्षिणी ने वादा किया था कि वो हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करेगी, लेकिन एक शर्त थी, हर तीसरी पीढ़ी में हमें अपनी पहली संतान उसे समर्पित करनी होगी। मेरी पत्नी रोते हुए बोली, ये कोई शाप नहीं, ये एक समझौता था, और अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी बेटी ने हमारे पूरे परिवार की रक्षा की है। लेकिन तभी मेरी दादी ने एक डरावनी हंसी हंसी। उनका चेहरा बदलने लगा, आंखें लाल हो गईं और आवाज भयानक हो गई। तुम सब मूर्ख हो, ये किताब झूठ है, मैंने ही इसे लिखा था। वो असल में कोई यक्षिणी नहीं बल्कि एक राक्षसी थी जो हमारे परिवार को देखती आई थी। वो असल में कोई यक्षिणी नहीं बल्कि एक राक्षसी थी जो हमारे परिवार को सदियों से श्राप दे रही थी। उसमें हमारे पूर्वजों को धोखा दिया था और अब वो हमारे खून से अपनी शक्तियां बढ़ा रही थी। मैं गुस्से से कांपने लगा। मेरी बेटी, मेरा चाचा, मेरी बहन सब इस राक्षसी की भेंट चढ़ गए थे। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने घिनौनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे परिवार के खून में वो शक्ति है जो मुझे अमर बना सकती है, और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक सुगंध फैल गई और एक दिव्य प्रकाश ने पूरे कमरे को भर दिया। एक सुंदर सी औरत प्रकट हुई, असली यक्षिणी।
उसने कहा, बहुत हो गया, मैंने सदियों तक तुम्हें देखा, लेकिन अब और नहीं। दोस्तों, जो आगे हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दो दिव्य शक्तियों के बीच भयानक लड़ाई हुई। आखिरकार असली यक्षिणी ने उस राक्षसी को हरा दिया। लेकिन तब यक्षिणी ने मुझे सबसे बड़ा झटका दिया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी जिंदा है, मैंने उसे बचा लिया था। और फिर प्रिया कमरे में दौड़ी आई, जिंदा और स्वस्थ। वो मेरी बाहों में आ गई। यक्षिणी ने समझाया कि उसने हमेशा हमारे परिवार की रक्षा की है। उसने नकली मौतें क्रिएट की थी ताकि राक्षसी को लगे कि उसकी योजना सफल हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यक्षिणी ने मुझे एक विकल्प दिया, तुम चाहो तो इस चक्र को तोड़ सकते हो, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने पूछा, क्या कीमत? उसने जवाब दिया, तुम्हें मुझे अपनी यादों का एक हिस्सा देना होगा। उसने जवाब दिया, तुम्हें मुझे अपनी यादों का एक हिस्सा देना होगा। तुम अपनी बेटी को भूल जाओगे, उसके बचपन की सारी यादें। दोस्तों, मैंने वो कीमत चुकाई। आज मैं अपनी बेटी को देख सकता हूं, लेकिन मुझे उसके बचपन की कोई याद नहीं है। मैं नहीं जानता कि उसका पहला कदम कब उठा था, उसकी पहली बोली क्या थी। लेकिन मैं हैरान हूं कि मैं ये सब आपको कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि यक्षिणी में एक शर्त रखी थी। तुम इस कहानी को दुनिया को सुना सकते हो, ताकि कोई और इस श्राप का शिकार ना हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा रहस्य है, कोई अनसुलझा श्राप है, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आप भी किसी राक्षसी के शिकार हो रहे हों। और हां, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कल रात मैंने फिर वो आवाज सुनी। तुमने सोचा सब खत्म हो गया, अभी तो खेल शुरू हुआ है। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं बहुत बड़ी गलती पर था। कल रात जब मैं सो रहा था, तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो डरा देती है। मैंने अपने आसपास देखा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया, प्रिया का बिस्तर खाली था। मेरी तो सांसें ही रुक गईं। मैं दौड़कर उसके कमरे में पहुंचा और वहां मैंने जो देखा, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिया अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसके साथ एक और प्रिया भी थी। दूसरी प्रिया जो उसे घूर रही थी। दो प्रिया, एक जो सो रही थी और एक जो खड़ी उसे देख रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा गला रुंध गया। तभी खड़ी हुई प्रिया ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोली, पापा, तुमने सोचा मैं चली गई? मैं तो अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं पीछे हटने लगा। यह क्या हो रहा था? क्या मेरी बेटी के दो रूप थे? तभी अचानक खिड़की से एक चमकदार रोशनी आई और असली यक्षिणी प्रकट हुई। उसने कहा, यह मेरी बहन है, वो यक्षिणी जिसे मैंने सैकड़ों साल पहले हराया था। उसने तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिया है। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरी अपनी बेटी ही वो दूसरी यक्षिणी थी? यक्षिणी ने समझाया, जब मैंने उसे बचाया था, तब वो तुम्हारी बेटी के शरीर में घुस गई। अब दोनों एक ही शरीर में हैं। प्रिया की आंखें खुल गईं। उसने मुझे देखा और मासूमियत से कहा, पापा, मुझे डर लग रहा है, मेरे अंदर कोई और है। लेकिन फिर उसकी आवाज बदल गई, झूठ, ये शरीर अब मेरा है। दोस्तों, आज मेरी बेटी एक ही शरीर में दो आत्माओं के बीच लड़ाई लड़ रही है। कभी वो मासूम बच्ची बन जाती है, कभी वो शक्तिशाली यक्षिणी। और मैं नहीं जानता कि किसे बचाऊं, अपनी बेटी को या दुनिया को उस यक्षिणी से। कल रात उसने, यानी यक्षिणी ने, मुझे एक अल्टीमेटम दिया, या तो तुम मुझे इस शरीर में रहने दो, या फिर मैं तुम्हारी बेटी की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी। मैं क्या करूं? किसे चुनूं? अपनी बेटी की जान बचाऊं या पूरी मानव जाति को एक शक्तिशाली यक्षिणी से बचाऊं? यक्षिणी ने मुझे 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन बाद वो पूरी तरह से प्रिया के शरीर पर कब्जा कर लेगी और तब वो दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगी। मैंने दुनिया भर के तांत्रिकों से संपर्क किया। सबने एक ही बात कही कि इसका एक ही इलाज है, तुम्हें उस यक्षिणी को वो दिखाना होगा जो उसे सबसे ज्यादा डराता है। पर सवाल है, एक यक्षिणी को क्या डरा सकता है? मैंने रिसर्च की, पुरानी किताबें पढ़ीं और आखिरकार मुझे जवाब मिला।
एक यक्षिनी को सिर्फ एक चीज से डर लगता है, अपने ही पापों का सामना करने से। उसे उसके द्वारा मारे गए हर इंसान का चेहरा दिखाना होगा। लेकिन समस्या यह है कि मुझे वो चेहरे कहां से लाने हैं? मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं जिन्हें उसने मारा है। तभी कल एक चमत्कार हुआ। प्रिया यानी मेरी बेटी का मासूम रूप ने मुझे बताया, पापा, जब वो मेरे अंदर सोती है तब मैं उसके सपने देखती हूं। मैंने उसके सारे पीड़ितों को देखा है। उसने 47 नाम बताए, 47 लोग जिन्हें उस यक्षिनी ने मारा था। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनमें से एक नाम था मेरी परदादी का। जी हां दोस्तों, उस यक्षिनी ने मेरी परदादी को भी मारा था और फिर उनके रूप में हमारे परिवार को श्राप दिया था। सब कुछ झूठ था, सारी कहानी झूठ थी। अब मैं एक मिशन पर हूं। मुझे उन 47 लोगों के वंशजों को ढूंढना है। मुझे उनकी तस्वीरें लेनी हैं और फिर 7वें दिन मैं उसे उन सब का सामना करवाऊंगा। पर दोस्तों, समय कम है और मुझे डर है कि कहीं मैं समय पर सब कुछ ना कर पाया। अगर आप में से किसी के परिवार में भी कोई रहस्यपूर्ण मौत हुई हो, कोई अनसुलझा रहस्य हो, तो कृपया मुझसे संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है आपका परिवार भी उन 47 में से एक हो, और हो सकता है आपकी तस्वीर ही मेरी बेटी की जान बचा सके। मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि क्या मुझे वो सारी तस्वीरें मिल गईं और क्या मैं अपनी बेटी को बचा पाया। लेकिन अभी के लिए प्रिया मेरे पीछे खड़ी है और मुझे नहीं पता कि ये मेरी बेटी है या वो यक्षिनी, क्योंकि वो अभी अभी मुस्कुराई है और उसकी आंखें लाल हो गई हैं। प्रिया, नहीं प्रिया, मत, प्लीज मत, छोड़ दो मुझे, हट जाओ। दोस्तों, माफ करना, वो यहां है, मुझे जाना होगा। अगले एपिसोड में अगर मैं जिंदा रहा तो। रिकॉर्डिंग अचानक बंद।